आम तौर पर बीमारियां दवाइयां देकर ठीक होती हैं, लेकिन राम गोपाल दीक्षित छूकर ठीक कर देते हैं। जिसमें व्यक्ति जानवर की तरह से चलता आ रहा है। मैं सबसे पुरानी बात बताता हूँ। मध्य प्रदेश में धामनौद करके एक जिला है और वहाँ एक कैंप लगा था, हमने कैंप लगाया था। उसमें एक महिला जानवर की तरह चलती आ रही थी। उसकी वीडियो हमारे पॉपुलर वीडियो में एक है और वो 6 महीने से हाथ और पैर से चलती थी। और मैं पूछा एक कदम चलो, तो वो कुर्सी का सहारा लेके खड़ी तो हुई, तो वो एक कदम चल नहीं पाई। बस 5 मिनट उसका डिसबैलेंस को बैलेंस किया, अर्धनारीश्वर को छूकर सिर्फ 5 मिनट। इसके बाद वो खड़ी हुई और मैं उसको पूछा, तुम दोबारा जानवर की तरह नहीं चलना चाहोगी? वो कहती अब क्यों चलूंगी? आप भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनके भी चिकित्सक रहे हैं। आप दिल्ली हाई कोर्ट को दुनिया के करीब 12 देशों में आप अपनी इस विधा को और विद्या को लेकर गए हैं। आधा शरीर बायां और दायां, ये दोनों अलग है। बायां शरीर हमारा और दायां शरीर एक स्त्री भाव है, एक पुरुष भाव है। इसीलिए शादी के समय लड़की को बाईं तरफ लेने की बात। आदमी जो व्यक्ति बना है ना, वो 23 पेयर क्रोमोसोम से बना। और इस शिव और शक्ति तत्व को चेक करते ही हम 1 सेकंड में वही बोल देते हैं, आप अभी इसी समय पर अच्छे होंगे। अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस को बैलेंस होते ही व्यक्ति उसी समय पर, बीमारी कुछ भी हो, डिस कुछ भी हो, उसी समय पर उसकी डिस को ईज होना ही होगा। 13 अरब 80 लाख साल पहले ब्रह्मांड में एक घटना घटी। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो क्या था? न दिन था न रात थी। अंधेरे से भी गहरा जो कुछ बीज रूप में था, जो उससे पहले जो ब्रह्मांड था, जो संकुचन होकर के वो एक शून्य की तरह, शून्य मतलब एक परमाणु में कन्वर्ट हो गया था। उसमें जब उसने अंगड़ाई ली तो उस अंगड़ाई को ही महाविस्फोट की घटना कहा जाता है, उसी को बिग बैंग कहा जाता है। और इसके अंदर नर भी था और नारी भी। ये आधा नर था, आधा नारी था, ये अर्धनारीश्वर था। भारत में इस अर्धनारीश्वर के सिद्धांत को शरीर पर कैसे, क्योंकि जो कुछ मूल तत्व है उसी का प्रभाव शरीर पर रहेगा, इसको समझने का काम 25 साल पहले भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने किया। स्वागत है आपका। हमारे साथ आचार्य राम गोपाल दीक्षित हैं। ठीक है, बाद में आपने न्यूरोथेरेपी, नेचुरोथेरेपी, इन सब चीज़ों में अध्ययन किया। और मैं आपको बताऊं कि राम गोपाल जी ने उसी अर्धनारीश्वर को पकड़कर शरीर को समझने की कोशिश की और शरीर को समझा कि इसी में आधा हिस्सा नर है और आधा हिस्सा नारी है, आधा हिस्सा अम्ल है, आधा हिस्सा क्षार, यानी ठीक है वो है। तो ये किस तरह से मनुष्य के शरीर पर इन चीज़ों को किस तरह से पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक आम तौर पर बीमारियां दवाइयां देकर ठीक होती हैं, लेकिन राम गोपाल दीक्षित छूकर ठीक कर देते हैं। बस छूने से थोड़ा सा ज़्यादा, आप उसको थोड़ा सा प्रेशर कह सकते हैं, और वो भी कितना, मात्र 6 सेकंड का। इस चर्चा को, ये बहुत दिलचस्प भी है। और अभी तक कितने चिकित्सक और कितने मरीज इस अर्धनारीश्वर का हिस्सा बन चुके होंगे। और मैं आपको बताऊं, आप भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनके भी चिकित्सक रहे हैं। आप दिल्ली हाई कोर्ट हो, दुनिया के करीब 12 देशों में आप अपनी इस विधा को और विद्या को लेकर गए हैं। तो इसे थोड़ा आप ज़्यादा ठीक से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कितने चिकित्सक और कितने
जी शिष्य बिल्कुल। मतलब कितने शिक्षक और कितने शिष्य? जी बिल्कुल। अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इस समय पर भारत के 328 जिले और दुनिया के 18 देश, इनमें 10,000 के लगभग न्यूरोथेरेपी इस चिकित्सा को सीखकर लोग दूसरों को लाभ दे रहे हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैंने व्यक्तिगत कितने लोगों का उपचार किया होगा, तो लगभग अभी हम आंकड़ा कलेक्ट कर रहे थे तो 3.5 लाख लोग अभी तक सिर्फ मैंने अपने उसमें चिकित्सा दी है। अगर मेरे सारे लोगों को मिलाया जाए जो शिष्य हैं तो फिर बहुत बड़ी तादाद में पहुंचेगा, करोड़ों में। और जो जागरूक हुए हैं इसके प्रति, तो सोशल मीडिया का आंकड़ा ये कहता है, हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और ये सभी लोग बताते 27 करोड़ के करीब लोग इसके प्रति थोड़ा अवेयर हुए हैं। आंकड़ा तो मतलब दुनिया का बहुत बड़ा है, 7 अरब से अधिक है, तो ये उसमें बहुत कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से 27 करोड़ लोगों का आंकड़ा अभी तक ऐसा है। ये लोगों को जब लाभ होता है ना, और जो उनको अच्छा दिखाई देता है, तो अपने आप ही उसको आगे स्प्रेड करते हैं। इसलिए उन्हें जिसको जो चीज़ उनका लाभ की है, जो उनके यूज़ की है, वो करते हैं। तो अर्धनारीश्वर चिकित्सा उनके लाभ की है। 1800 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने, ये जो मैंने आंकड़े दिए ना भारत के 238 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और दुनिया के 18 देशों में, ये भारत सरकार के सर्टिफाइड लोगों की बात कर रहा हूँ। 10,000 से अधिक लोग वो हैं जो सीखे हैं पर गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं है। ये जो सर्टिफाइड है उनकी बात की है। और 3.5 लाख तो अपने से ही लाभान्वित हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। मैंने देखा है कि आपके बहुत सारे लड़के, भले ही वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों, हाँ, और उन्होंने न्यूरोथेरेपी को सीख लिया एक संकल्प की वजह से, जिज्ञासा की वजह से, और वो जब ट्रीटमेंट देते हैं वो नहीं जानते हैं कि एनाटॉमी क्या है, शरीर का विज्ञान क्या है, लेकिन पता चला सामने वाला मरीज़ ठीक हो रहा है। तो ये क्या है? देखिए, केवल सीखे हुए जिन्होंने सीखा वो तो एक अलग बात है। ऐसी अनेक टिप्स यूट्यूब पर डाली हैं, और जो सीखने के लिए जो एडमिशन लेता है ना, वो पहले आके पता है क्या बताता है? वो कहता है, गुरुजी मैं आपको इसीलिए प्रणाम करने मिलने आया हूँ क्योंकि मैंने पार्क में 300 लोग ठीक कर दिए। क्या देखकर? यूट्यूब देख करके। बोले यूट्यूब देखकर ही मैंने 300 लोग ठीक कर दिए। मुझे लगा जब यूट्यूब देखकर मैं 300 ठीक कर सकता हूँ, सीखने के बाद तो मैं कितना करूँगा। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स बने हैं उनमें से 10-12% ऐसे होंगे जो जिनके मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, किसी और ने कहा। मोर देन 80% ऐसे हैं जो कहीं कुछ कर रहे थे और फिर उन्होंने आगे सीखा। इनमें क्या आंकड़ा है? पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लड़के ज़्यादा हैं, या पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, या नौकरी पेशा वाले हैं? किस तरह के लोग जेंट्री है? 2019 तक तो 30 साल से अधिक वाले लोग अधिक थे। 40 वाले भी थे, 60 वाले भी थे, 70 वाले भी थे। क्यों? उन्हें इसको प्रोफेशनली अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के लिए वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं अपने घर की बीमारियों को ठीक कर लूँ, क्योंकि तब तक ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं थी। अभी 2019 में जब इसको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो गई, तो अब जो आंकड़ा है वो 18 साल से 30 साल के, 18 से 25 साल का आंकड़ा इस समय पर बहुत अधिक है सीखने वालों का। क्यों? सर्टिफिकेट भारत सरकार का हो गया ना, तो अब इसमें क्योंकि कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कभी भी और कोई इसमें वो इलाज कैसे- करियर और अपॉर्चुनिटी करियर भी देख रहे बिल्कुल हैं। अपॉर्चुनिटी है। इसको सीखना सरल और शुरुआत सरल है। कभी भी और कहीं भी इससे परिणाम दिया जा सकता है। ये जीरो बजट खेती की तरह है। जीरो बजट खेती की तरह से। इसीलिए युवक जो है ना, इसको अपने घर की बीमारियों का इलाज सोचता है और अपना एज ए कैरियर, और फिर वो मुझे देखता रहता है ना, अमेरिका से होकर आए भाई मैं भी जा सकता हूँ, अच्छा ये राष्ट्रपति के चिकित्सक रहे हैं, इसका मतलब मैं भी हो सकता हूँ। और अगर कहीं कोई आरोग्य पीठ के केंद्र पर आ गया, फिर वो देखता है अरे यहाँ तो पेशेंट भी बड़े हैं, तो उसे अपनी एक आजीविका भी उसमें नजर आती है। लेकिन आजीविका से ज़्यादा लोग अपने घर की प्रॉब्लम्स को sort out आजीविका से करने ज़्यादा वो समाजीविका है। समाजीविका की तरफ ज़्यादा अपना फोकस करते हैं। इस बात को फिर से मैं एक बार अर्धनारीश्वर की तरफ लेकर आना चाहता जी। हूँ।
और मैं लेकर ये आना चाहता हूँ, मैंने आपको देखा है कि आप आदमी को खड़ा करते हैं और उसके शरीर के पीछे आप कुछ ऐसा करते हैं, फिर इस तरफ कुछ ऐसे करते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि आपको पेन ज़्यादा किधर है। क्या उसका अर्धनारीश्वर से क्या मतलब है? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अर्धनारीश्वर शब्द कहते ही भगवान शिव और पार्वती का चित्र ध्यान में आता है, लेकिन ये आरोग्य का कोई कारण हो सकता है, रोगों को भगाने का कारण हो सकता है। ये इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। आधा शरीर बायां और दायां ये दोनों अलग है। बायां बिल्कुल अलग है, दायां बिल्कुल अलग है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या बात, अच्छा। यस, पैरालिसिस अगर होता है तो आप किसी को देखेंगे, लेफ्ट पैर, लेफ्ट बाजू, लेफ्ट कंधा पूरा ऐसे जा रहा है, राइट एकदम ओके। और ऐसे कितने मेरे पास पेशेंट आते हैं जो हाफ बॉडी पैरालिसिस तो आमतौर पर होता ही एक तरफ है, तो ये इस बात को बताता है। और पैरालिसिस हाथ में नहीं हुआ है, हाथ पैरालाइज हुआ है, लेकिन उसका कारण है राइट ब्रेन में क्लॉट आना। यहाँ का कंट्रोल खत्म हो गया, इसीलिए ये खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया तो ये खत्म हो गया। हाँ, दोनों बॉडी, हाफ और राइट और लेफ्ट दोनों। आपको एक चीज और बता देता हूं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए, कि जो बाएं हैं वो सब दाएं हैं। लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड है, जितनी हड्डी इधर है उतनी हड्डी इधर है, जितनी मसल इधर है इधर इधर है। यहां से पूरा नीचे से ऊपर अगर देखें, जितनी इधर रिब्स हैं उतनी इधर रिब्स हैं। अंदर ऑर्गन भी जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ है। किडनी दाएं बाएं इसीलिए दो हैं, आंखें दाएं बाएं इसीलिए दो हैं, कान दाएं बाएं इसीलिए दो हैं, लेकिन मध्य में जितने भी हैं वो एक है। नाक मध्य में है, एक है। मुंह मध्य में है, एक है। जैसी नाक बड़ी हुई तो उसके दो नथुने हो गए। यहां से अगर हम जाएं तो थायराइड एक है, थाइमस ग्लैंड एक है, हार्ट मध्य में इसीलिए एक है, थोड़ा हल्का दाएं बाएं लेकिन मध्य में आता है। लीवर मध्य में इसीलिए एक है, थोड़ा इधर कम है इधर ज्यादा है। ऐसे ही अंदर स्टमक मध्य में इसीलिए एक है। पर किडनी दाएं बाएं इसीलिए दो हैं, एड्रिनल ग्लैंड दाएं बाएं इसीलिए दो हैं, लंग्स दाएं बाएं इसीलिए दो हैं। जेनेटिक ऑर्गन्स भी ओवरीज और टेस्टिस दाएं बाएं इसीलिए दो हैं, पेनिस और यूट्रस एक है, रेक्टम मध्य में इसीलिए एक है। तो जो मध्य में वो एक है, दाएं बाएं हैं वो दो हैं, ये कनेक्टिंग। बिल्कुल, तो इसीलिए एक से नहीं है, हम मिल करके चलने वाली चीज पे करते हैं। और आपने जो डायग्नोस की बात की कि हम चेक क्या करते हैं, वो हमारा डायग्नोसिस है। हम ये देखते हैं बायां शरीर हमारा और दायां शरीर, एक स्त्री भाव है एक पुरुष भाव है। तो स्त्री भाव किधर है, बाईं तरफ है कि दाईं तरफ? बाईं तरफ, और दाईं तरफ पुरुष भाव है। ओके जी, इसीलिए शादी के समय लड़की को बाईं तरफ लेने बोलते हैं। ओ उसको शादी से पहले वो दाएं बेटे, मतलब एक स्त्री हमारे शरीर में ही है जो हमारे बाईं तरफ है, बिल्कुल हमारे ही अंग में है। आदमी जो व्यक्ति बना है ना, वो 23 पेयर क्रोमोजोम से बना है। ये क्रोमोजोम क्या है, क्योंकि अभी मैं डायग्नोस से थोड़ा साइंस की तरफ आ गया, आपने बताया, तो क्रोमोजोम केवल पुरुष का नहीं है और केवल स्त्री का नहीं है, एक्स और वाई क्रोमोजोम है। जब एक्स और वाई क्रोमोजोम के बिना संतान उत्पत्ति नहीं होती, दोनों होना बहुत आवश्यक है। तो जो क्रोमोजोम है वो 23 पेयर हैं, सिंगल नहीं है कि भाई स्त्री वाला तो मेरा ही है, पुरुष वाला है तो मेरा ही है, ऐसा नहीं है। उनको देखकर ही हमारा शरीर संरचना बनती है, और ये डीएनए के पार्ट हैं। और जब डीएनए के पार्ट को जब खोलते हैं, हाइलेक्स जिसको बोलते हैं, डबल हाइलेक्स बोलते हैं, वो एक स्त्री और एक पुरुष है। एक डीएनए को खोला है हम तो डबल हाइलेक्स आता है, उसमें एक हाइलेक्स से बात बनती नहीं है, वो आरएनए हो जाता है। डीएनए है, उसके अंदर डीएनए को ही टेस्ट किया जाता है, पता चलता है कि ये व्यक्ति किस परंपरा का है। डीएनए ही हमारी सारी हिस्ट्री को बताता है। इसीलिए जो ऋषियों ने हमारे शब्द बोला है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये डीएनए में अर्धनारीश्वर है, ढांचे में अर्धनारीश्वर है, लेफ्ट और राइट, एसिड और अल्कलाइन, इडा और पिंगला, ये अर्धनारीश्वर, शरीर अर्धनारीश्वर है। तो हम जो चेक करते हैं पीछे, वो राइट और लेफ्ट अर्धनारीश्वर के डिसबैलेंस को चेक करते हैं। ये किडनी, हमारी दोनों किडनी, ये एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस रखती है। ये हमारे
शरीर के स्त्री और पुरुष भाव को बैलेंस रखती हैं। जब इनके अंदर बिगड़ता रहता है तो शरीर में ठंडा और गर्म, ये जब गड़बड़ होता है, दिन और रात गड़बड़ होता है, तो एक हमने प्रिंसिपल बनाया है अर्धनारीश्वर, यानी ढांचा और रसायन। ढांचा मतलब मसल्स और बोन, और रसायन का मतलब है हार्मोन्स और अन्य केमिकल जिनमें एसिड अल्कलाइन भी है। जब भी ये डिसबैलेंस होते हैं, अर्धनारीश्वर का डिसबैलेंस होता है, तो तुरंत ईज डिस हो जाती है। जैसे अगर अचानक सिर दर्द आया, इसका मतलब बैलेंस डिस हुआ। अचानक बीपी हाई हुआ, इसका मतलब हमारे केमिकल्स के अंदर बैलेंस डिस हुआ, इसीलिए ईज डिस हो गई। पेट दर्द हुआ, ईज डिस हो गई। गर्दन दर्द हुई, ढांचा बिगड़ गया, ईज डिस हो जाएगी। लंबे समय तक अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस रहेगा, तब फिर ऑर्डर भी डिस हो जाएंगे, डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर यानी जो हमारे सिस्टम है वो अपने ऑर्डर में चलने चाहिए, जब वो नहीं चलते उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसईज तो डिसबैलेंस के कारण ही हो गई थी। तो हम जो चेक करते हैं व्यक्ति के उसी डिसऑर्डर को और डिसबैलेंस को चेक करते हैं। पीछे यहाँ हमारा जो किडनी है, इसके पीछे हम राइट चेक करते हैं और लेफ्ट चेक करते हैं, किधर पेन अधिक है। जिधर डिसऑर्डर होगा, ऑर्डर डिस होगा, बैलेंस डिस होगा, उधर के पेन बढ़ जाएंगे। और जैसे हम चेक करते हैं एसिड बढ़ा है या एल्कलाइन बढ़ा है, शिव तत्व बढ़ा है या शक्ति तत्व बढ़ा है, और इस शिव और शक्ति तत्व को चेक करते ही हम 1 सेकंड में वही बोल देते हैं, आप अभी इसी समय पर अच्छे होंगे, अभी इसी समय अच्छे होंगे, और होगा ही। अर्धनारीश्वर डिसबैलेंस को बैलेंस होते ही व्यक्ति उसी समय पर, बीमारी कुछ भी हो, ईज डिस कुछ भी हो, उसी समय पर उसकी डिसईज को ईज होना ही होगा। कोई आप मुझे 2 एग्जाम्पल बताइए ऐसे, जब आदमी बहुत क्रॉनिकली बीमार था और आपने शिव और शक्ति, जो वो अर्धनारीश्वर है, वो जो इस शरीर में भी है, उसको आपने समझा, आपने उसको छुआ और छूते ही वो ठीक हो गया। मेरे YouTube चैनल पर अगर देखेंगे तो मुझे लगता है 2500 से अधिक वीडियो हैं। 2500? जी। ओके। और ये केस स्टडी है अब केस स्टडी है जिसमें व्यक्ति जानवर की तरह से चलता आ रहा है। मैं सबसे पुरानी बात बताता हूँ। धामनौद के अंदर, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में धामनौद करके एक जिला है, और वहाँ एक कैंप लगा था, हमने कैंप लगाया था। उसमें एक महिला जानवर की तरह चलती आ रही थी। उसकी वीडियो हमारे पॉपुलर वीडियो में एक है, और वो 6 महीने से हाथ और पैर से चलती थी, यानी हाथ बिना जमीन पे लिए चल नहीं सकती थी। और जैसे वो आने लगी तो मैंने तुरंत अपना मोबाइल उठाया। ये पुरानी बात है, 2004 की बात है। तब मोबाइल भी हमारे वो बड़ा हाई फाई नहीं होते थे। मैं जैसा भी था उर्दू उसकी वीडियो बनाई मैंने, ये अभी ठीक हो जाएगी, बाद में मेरे पास ये वीडियो ही नहीं रहेगा। और मैं उसकी वीडियो बनाई और मैं पूछा 1 कदम चलो, तो वो कुर्सी का सहारा लेके खड़ी तो हुई, तो वो 1 कदम चल नहीं पाई। बस 5 मिनट उसका डिसबैलेंस को बैलेंस किया, अर्धनारीश्वर को छूकर सिर्फ 5 मिनट। इसके बाद वो खड़ी हुई और मैं उसको पूछा, तुम दोबारा जानवर की तरह नहीं चलना चाहोगी? वो कहती अब क्यों चलूंगी? एक तो जैसे वो है। हॉस्पिटल में भी ऐसे 2-3 वीडियो हमारे YouTube के अंदर ऐसे भी पड़े हैं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर सर्जरी करने वाले थे इंटेस्टाइन की। सर गंगाराम में भी आपका आना जाना रहा है। तो वहाँ पेशेंट ने आग्रह कहा, तब मैं उस समय गंगाराम में 2 साल जाता था, वहाँ ट्रीटमेंट करता था। तो उसकी सर्जरी होने वाली थी और वो उसके पिता मेरी ट्रेनिंग को देख रहे थे। वो मैं कहीं ट्रेनिंग ले रहा था, वहाँ थे, वहीं शंकर रोड पर जैन समाज का एक संस्थान है, उसके अंदर, आपको पता है। वो वहाँ देख रहे थे। तो शाम को उन्होंने आके कहा कि जरा मेरा बेटा बीमार है, उसको देख लो। मेरी पत्नी साथ थी। तो मैंने कहा सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ पक रही, थक गई होगी, अब मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं उनको कहा, मैंने आज नहीं कल देखूँगा। पर वो उसके उदासी को देखकर मेरी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, देख लो, चलते हैं, कोई बात नहीं। हम दोनों हॉस्पिटल गए और जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया 5 मिनट का, देने के बाद अगले दिन भी दिया। ये शनिवार की बात है। सोमवार जब डॉक्टर साहब आते हैं, उन्होंने चेक करते हैं, तो कहते हैं भाई ये जो थैली बाहर निकाल रखी थी, अब इसको अंदर डालने की जरूरत है, क्योंकि जो आते चिपक रही थी वो वहाँ पे नहीं चिपक रही हैं।
तो घुटने दर्द वाले, कमर दर्द वाले, कंधे दर्द वाले, ये तो भरे पड़े हैं दर्दों वाले। तो माइग्रेन अगर मुझे कहीं कहना हो ना जादू दिखाना है, पैरालिसिस के भी बहुत बड़ी संख्या में पैरालिसिस के लोग अपने यहाँ ठीक हुए हैं। क्रॉनिक वाली बात कर रहा हूँ। रिप्लेसमेंट जाने वाला व्यक्ति घुटने का और कमर का इसकी सर्जरी कराने वाला व्यक्ति गलती से अगर आरोग्य पीठ आ गया तो मैं 100% तो इसीलिए नहीं कहता कि मैं भगवान नहीं हूँ, पर 90% लोगों की सर्जरी होती नहीं है, बाद में वो ठीक होकर घूमते। तो ऐसा ये डिसबैलेंस को बैलेंस करते ही व्यक्ति ठीक हो जाता है। मैं क्या करूँ? अच्छा, आखिर में हम इसे समझेंगे कि ये डिसबैलेंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति अपने को खुद एनालिसिस करना चाहता है, जैसे मान लो आप एनालिसिस करें, तो पहले खुद भी तो देख सकते हैं डिसबैलेंस है कि नहीं है। जैसे कहाँ से? नाभि, हमारे पूरे शरीर का सेंटर नाभि है। हमारे शोल्डर्स, ये शोल्डर अगर थोड़ा भी दाएं बाएं होंगे तो हमारा ढांचा डिसबैलेंस होगा। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती इसीलिए क्योंकि हमारा रॉन्ग पोस्चर काम करते 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 कंप्यूटर पर हमारे कंधे कब उड़ गए हमें पता नहीं चलता और डुबो डिसबैलेंस हमारा कारण बन जाते हैं और सर्वाइकल में तकलीफ आ जाती है, कमर में तकलीफ आ जाती है, खड़े होकर के झुक करके काम करने के कारण आती है। तो शोल्डर, पेल्विक बोन, हमारी स्पाइन और हमारे टांगों में घुटने और एंकल जॉइंट, ये समान होने चाहिए, ढांचे में बैलेंस होने चाहिए। शीशे के सामने अगर खड़े हो जाओ तो दोनों हाथ शरीर की समान दूरी पर होने चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। ये नाभि फिर चेक करनी चाहिए। नाभि में ये जो हाथ की हमारी उंगली रेखाएं हैं, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये वाली रेखा दोनों समान होनी चाहिए। अगर ये समान नहीं है तो 100% तो नहीं बोलूंगा क्योंकि किसी की हाथ में चोट भी लग सकती है, पर 99.9% जरूर बोलूंगा इसका मतलब व्यक्ति की नाभि ठीक नहीं है। तो ढांचा देखा हमने, उसमें नाभि आई, पेल्विक बोन आई, शोल्डर आया, स्पाइन आई, नी और एंकल आई। जब व्यक्ति को लिटा दो, लिटाने के बाद अगर उसकी एड़ियां और उसके पैर के अंगूठे आगे और पीछे हैं, ऊंचे और छोटे और बड़े हैं, इसका मतलब ढांचा बैलेंस नहीं है। एक कॉमन मैन अपने को चेक कर सकता है, नाभि हाथों से चेक कर सकता है, ये समान मिले होने चाहिए, दोनों ऐसे करते ही मिले होने चाहिए, सारी रेखाएं एक साथ मिली होनी चाहिए, इसका मतलब ठीक है। और अगर नहीं मिली है जी, आपकी तो एकदम मिली हुई है, बहुत फर्स्ट क्लास मिली ये रेखाएं मिली होनी चाहिए, शोल्डर्स मिले हैं, सीधे होने चाहिए, गर्दन सीधी ऐसे दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए, मैंने टिल्ट जेड नहीं होना चाहिए। लटकी हुई अवस्था में हाथ शरीर के समान अंतर होने, समान दूरी पर होने चाहिए। और एक और चेक करने का तरीका है, दोनों बाजुओं को अगर हम साइड में खोल दें, सीधे शीशे के सामने देखें, तो एक बाजू ऊंची और अगर नीची है तो समझना आपके कानों का फ्लूइड भी बैलेंस नहीं है, इसलिए चक्कर भी इसीलिए आते हैं। मैं खिलाड़ियों पर खासकर देखता हूं, पेशेंट पर भी देखता हूं। मैंने यहाँ एक चीज आपको जोड़ देता हूं, अभी मुझे एशियन गेम में जाने से पहले हमारे ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टरल काउंसिल ने खिलाड़ियों के लिए मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि एक बार जिनका अलाइनमेंट चेक कर लो। और मैं अलाइनमेंट चेक करने के लिए गया तो मैंने कई खिलाड़ियों को बताया, मैंने ये तुम्हारे कमजोर कड़ी हैं, इनको ठीक कर लो। क्यों? उनका ढांचा बैलेंस नहीं था। तो जिसका ढांचा बैलेंस नहीं है वो परफॉर्म कैसे करेगा? कार अगर उसका व्हील अलाइनमेंट थोड़ा भी बिगड़ा हुआ हो तो स्पोर्ट्स में वो आगे नहीं जाएगी। नॉर्मल स्पोर्ट को तो मारो गोली, इन जनरल भी जो हमारी गाड़ी है अगर व्हील अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ है तो डिवाइडर से टकराती है। आप कितना भी वजन दूसरी तरफ बिठा लो, गाड़ी फिर भी डिवाइडर से टकराएगी। और थोड़ा सा व्हील को अलाइनमेंट कर दो, उसकी चाल बदल जाती है। आपका मन अगर अपसेट है, थोड़ा बैलेंस बिगड़ा हुआ है किसी कारण से, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। माइंड ही अपसेट नहीं होता है, बॉडी अपसेट होती है। अब बॉडी में अगर आपके कंधे में दर्द हो रहा है थोड़ा भी और आप काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। आप कितने भी एक्सपर्ट और जबरदस्त जिद्दी क्यों ना सही, काम तो कर आओगे, लेकिन उसका रिजल्ट अगर ठीक थी तो आप 100 देते और ठीक नहीं है तो 80 पर जाकर रुक जाओगे, चाहे झोंक दो अपने को। तो डिसबैलेंस ऐसे हमें चेक करने की आवश्यकता है। एक और आखिरी, मतलब एकदम आखिरी सवाल, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग होने लगा तो इसलिए हम उसको रोक नहीं सक रहे हैं।
ये तो हुआ कि कोई अपसेट हुआ बॉडी या माइंड और आपने उसे अर्धनारीश्वर चिकित्सा से सेट कर दिया और आदमी ठीक चलने लगा और वो 5 मिनट में ही ठीक चलने लगा। लेकिन एक दूसरा ये है कि वो अपसेट हो ही ना, तो इसके लिए क्या आप लाइफ़स्टाइल, खान-पान, रहन-सहन क्या उसमें क्या सजेशन देते बिल्कुल। हैं? पहले तो हम अपनी चिकित्सा में रोग को ठीक करने के लिए काम नहीं करते। हम डिसबैलेंस को बैलेंस करते हैं। तो अर्धनारीश्वर चिकित्सा ये डिसबैलेंस को बैलेंस करने वाली चिकित्सा है। डिसईज़ पर काम नहीं करते हम। डिसीज़ तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। बैलेंस ठीक हुआ तो डिसीज़ हो जाएगी। तो आपने जो प्रश्न किया कि कैसे कोई व्यक्ति अपने रूटीन में चेक करके ठीक कर ले, ऐसे वैसे मैंने यूट्यूब चैनल में अनेक सारे टिप्स डाले हैं जहाँ नाभि ठीक कैसे करना है। मैंने आपकी चिकित्सा प्रणाली को देखा है। आप आदमी को लिटाकर एक उसकी थाई पर और एक कंधे पर यहाँ एक साथ हाथ रखते हैं, पैर रखते हैं, आदमी को खड़ा कर देते हैं। तो क्या ये एक तरफ का जो ब्लड है, उसको उसका प्रेशर डालकर दूसरी तरफ ब्लड का फ्लो देते हैं, बढ़ाते हैं? बिल्कुल। हम 2 सप्लाइयों पर काम करते हैं और एक ढांचे पर काम करते हैं। ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, मसल्स और बोन, और जो इंटरनल सप्लाई है उसमें नर्व और ब्लड, 2 ही मेन सप्लाई हैं। तो ये जो हम जब यहाँ प्रेशर देते हैं, यहाँ प्रेशर देते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका प्रेशर बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है। वज्रासन जब हम करते हैं ना, तो स्टमक का फ्लो बढ़ता है, इसीलिए वज्रासन खाने के बाद किया जाता है। शीर्षासन नहीं किया जाता। शीर्षासन करते तो सिर पर ब्लड आता, पाचन खराब हो जाता है, ब्लड चाहिए स्टमक पर, इसीलिए वज्रासन करते हैं। तो ये दर्द जो हम दबाते हैं 6-6 सेकंड के, इससे हम अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो बढ़ाते हैं। और कहीं आपने देखा होगा मसाज भी करते हैं ऐसे ऐसे, इसके लिए हम नर्व स्टिमुलेशन पर काम करते हैं। तो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई हम दोनों पे काम करते हैं, और दोनों के बैलेंस करने से ऑर्गन और ग्लैंड्स अपने फंक्शन में नॉर्मल आ जाते हैं। और जैसे ही नॉर्मल आते हैं, जो डिसईज है वो ईज होने लगती है, क्योंकि डिसबैलेंस बैलेंस हो जाता है। फाइनली आखिरी ही सवाल इस बार है ना, जी। आगे कुछ नहीं। ये जो चिकित्सा है, इसे डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जो मुंबई में प्रैक्टिस करते थे, जी। और फिर आपने उसे अर्धनारीश्वर चिकित्सा कहा। दोनों में कुछ फ़र्क भी है क्या? या दोनों एक ही हैं? या दोनों को समझने में थोड़ा-सा विकास हुआ आपने है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। हुँ। मैं जब गुरुजी से, डॉक्टर मेहरा जी से मिला, तो वो जो चिकित्सा करते थे, वो उसको मैं अपने कॉन्सेप्ट में, हर व्यक्ति जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप अपना कॉन्सेप्ट लेंगे। तो वो किन्हीं उनके साथियों ने, जो वो इलाज करते थे, वो पहले नाभि सेट करते थे। उसको कुछ मित्रों ने कहा कि गुरुजी इसका नाम न्यूरोथेरेपी रख लो, तो उन्होंने न्यूरोथेरेपी नाम रखा, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी ऐसा नाम रखा। जब मैं उनके साथ मुझे उनका सानिध्य मिला और मैं जब उनके साथ सीखा, तो मैंने बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत डिफरेंट चीज़ है, और रिजल्ट भी दे रहा है, नाभि भी ठीक हो रही है। लेकिन वैदिक नाम तो ये नहीं हो सकता। नाभि को मैं न्यूरो कैसे बोलूँ और वेदों में कैसे करूँ? तो मैंने वेदों का अध्ययन करना शुरू किया। तब फिर मैं गुरुजी से बात करता था, वो गुरुजी भी इधर और इधर चेक करते थे, इधर है, वो बैलेंसिंग करते थे। तो मैंने कहा मैं अर्धनारीश्वर का बैलेंस होता है, एसिड और अल्कलाइन। फिर मैंने ऋग्वेद को पढ़ना शुरू किया, मैंने और अन्य ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, और उसमें मुझे शिव और शक्ति का स्वरूप समझ आया। मैंने गुरुजी से चर्चा की, और फिर इस पर मैंने खुद अनुसंधान किया, और मेरी पीएचडी भी इसी विषय पर है। बहुत-बहुत बस शुक्रिया पीएचडी। आपका। ये शुरुआत से लेकर और पीएचडी तक की जो बातचीत है, वो हमने इसमें की डॉक्टर रामगोपाल दीक्षित जी के साथ। और कुल मिलाकर के ये जो अर्धनारीश्वर वाली बात है, ये जो बाएं अंग और शरीर के दाएं पार्ट की जो बात है, और उसमें फिर एल्कलाइन और एसिड की जो बात है, उन सारे सिद्धांतों को लेकर ये काम शुरू हुआ, और ये काम दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में।